जय श्री राम सभी को। शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं आचार्य लव भूषण जी, ये वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने वास्तु रखा है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी वास्तु के बारे में बातें नहीं की है। बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ का कहाँ राइट डायरेक्शन है और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं थ्रू वास्तु। वास्तु सुनने में छोटा वर्ड है, लेकिन उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं आपकी लाइफ में, इसके बारे में हमने बात की है। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम पॉडकास्ट अपने इस स्टूडियो में नहीं ले रहे, आज हम जा रहे हैं आचार्य लव भूषण जी के ऑफिस में और वहीं पे हम पॉडकास्ट शूट करेंगे। होप करता हूँ आप बहुत सारी चीज़ें जाने जैसे मैंने सीखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। सर मैं पहले जानना चाहूँगा कि वास्तु एक्चुअली में होता क्या है, इसके बारे में कुछ बताओगे आप? जी देखिए, वास्तु कि मैं वास्तु पुरुष के बारे में पूरी कहानी तो भी मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तु एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ओके। वास्तु एक नेचर है, एक प्रकृति है। वास्तु बेसिकली देवी देवताओं के लिए बनाया गया था, कि जिसमें ये बताया कि एक राजा को महाराजा कैसे बनाया जाए। एक देवी देवता एक उसका नेम एंड फेम, उसको वो नेचर से वो चीज़ें कैसे दिलाई जाएँ जो वो राजा महाराजाओं को, एक राजा को महाराजा बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले पिछले ज़माने में जो ये वास्तु या एस्ट्रोलॉजी थी, ये बेसिकली राजा महाराजाओं और देवी देवताओं के लिए ही लिखी गई थी। आम पब्लिक को इससे अलग रखा गया था। आम पब्लिक को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था। ये जो चीज़ें हैं आप देखेंगे पिछले 20-50 सालों में, 100 सालों में रिवील हुई हैं, लोगों को इसके बारे में मालूम चलने लगा है। लेकिन पहले तो लोग इतने जानते थे कि ईशान कौन होता है, पानी का कौन है, ये अग्नि कौन है, ये नृत्य कौन है और ये वायु का कौन है। जबकि वास्तु उतना ही नहीं है। वास्तु एक बहुत बड़ी पूरी साइंस है। इसमें 9 ग्रह, 16 जोन, 45 देवी देवता, आपकी 32 एंट्री और एक ऐसे जोन जो आपका पैसे का जोन है, जो नेम एंड फेम का जोन है, जो आपका हेल्थ का जोन है, आपका रिलेशनशिप का जोन है। कुछ अच्छे जोन हैं, कुछ बुरे जोन हैं। अच्छा। तो एक ऐसा इसके बारे में बता कि कौन सा कलर कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी शेप कहाँ पे होना चाहिए, किस रंग के पर्दे की दिशा में होने चाहिए, घड़ी कहाँ पे लगनी चाहिए, टीवी कहाँ पे लगना चाहिए, आपको कहाँ सोना चाहिए, किचन कहाँ पे होनी चाहिए, बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए। तो एक पूरा जो आर्किटेक्ट है, जिसे देवताओं के आर्किटेक्ट, जिसे विश्वकर्मा जी भी कहा जाता है, जिसे ब्रह्मा जी की संतान भी कहा गया है, तो उन्होंने यह पूरा विश्वकर्मा जी ने वास्तु के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से मैं 2 किताबें अभी आपको दिखाना भी चाहूँगा कि जो सबसे हिट इनकी किताब हुई है वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश और वास्तु रत्नावली। तो ये जो किताबें हैं ये भी विश्वकर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। अब हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से वास्तु भारत में किया जाता है और जो वह असली वास्तु जो विश्वकर्मा में लिखा गया है वह किस प्रकार से जो मार्केट में वास्तु किया जाता है उससे अलग है, और क्यों इतने वास्तु करने के बावजूद भी लोगों को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो इसके में जो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम उन्हें दूर करें और जो एक्चुअल वास्तु है उससे लोगों को इससे परिचित कराएं और क्यों ये ज़रूरी है। सर कितने टाइप के वास्तु होते हैं? वास्तु बेसिकली 4 प्रकार का होता है। ओके। घर का वास्तु, कमर्शियल वास्तु, जिसमें दुकान, शोरूम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आती है। तीसरा वास्तु होता है इंडस्ट्रियल वास्तु, जहाँ पे हम इसे चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल में चीज़ें बिकती नहीं है, चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अग्नि के यूनिट भी होते हैं, बॉयलर भी होते हैं, वो इंडस्ट्रियल वास्तु में आता है। और चौथा वास्तु होता है स्पिरिचुअल वास्तु, जैसे मंदिर का वास्तु, आश्रम का वास्तु। तो ये सब ये चारों जो वास्तु हैं ये बिल्कुल अलग अलग वास्तु हैं। और रेजिडेंशियल वास्तु में भी 2 वास्तु फिर आ जाते हैं, एक इंडिविजुअल घर का वास्तु और दूसरा होता है नगर का वास्तु। अच्छा। अब आप बोलेंगे कि नगर का वास्तु क्या होता है? नगर का वास्तु बेसिकली उन लोगों पे लागू होता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो लोगों के लिए घर बनाकर बेचते हैं, मल्टी स्टोरेज फ्लैट बना के बेचते हैं। तो हाँ, बिल्डर्स। तो जो बिल्डर्स, अभी आज का जो नगर वास्तु, तब कहा जाता नगर वास्तु पूरा शहर बसाया जाता था। अच्छा। और अब नगर वास्तु कहाँ पे लागू होगा? बिल्डर पे लागू होगा, सोसाइटीज़ पे लागू होगा, क्योंकि वैसे सोसाइटी है, वहाँ बहुत सारे 100-50 परिवार वहाँ पे आकर रहेंगे। वहाँ पे बिल्डर को हम राजा मानेंगे और वहाँ पे जो लोग आने वाले रहेंगे वो उसको हम प्रजा मानेंगे। तो किस प्रकार से जो प्रजा है वो राजा की फेवर में रहें, उसके जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से पास हो जाए और गवर्नमेंट से उनको ज़्यादा परेशानी ना आ जाए, उनका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बिक जाए। तो इसको नगर वास्तु के माध्यम से देखा जाता है। जो बिल्डिंग है उसके हर फ्लोर का वास्तु अलग होता है या फिर पूरी बिल्डिंग का वास्तु अलग होता है? देखिए, यदि मैं बात करूँ, यदि नगर वास्तु की बात करूँगा तो पूरी बिल्डिंग का वास्तु एक जैसा होगा। उसमें हम ये बताएंगे कि आपको पूरी बिल्डिंग के यहाँ पे रहने वालों के लिए आपको
स्विमिंग पूल कहाँ बनाना चाहिए, आपको अपना खुद का ऑफिस कहाँ बनाना चाहिए, एंटरटेनमेंट क्लब कहाँ बनाना चाहिए, क्लब हाउस कहाँ बनाना चाहिए, आपको पार्किंग का एरिया कहाँ छोड़ना चाहिए। और अब वास्तु क्यों कराना ज़रूरी है? वास्तु इसलिए भी कराना ज़रूरी है कि आप जिस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, हो सकता है कि वो लैंड के ऊपर किसी ने कहीं किसी ने मर्डर किया हो, कोई पशु पक्षी मर गया हो, किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो, नेगेटिव ब्लैक मैजिक कर रखा हो। वो सब लोग देखते ना जमीनों में चीज दबा देते हैं, हम ही बोल देते हैं कि आपको सुनसान जगह में जाके ये चीज दबानी है। तो कहीं ना कहीं उसने अपना कोई ना कोई ग्रह का उतारा वहाँ पर किया हुआ है, तो इसका मतलब उस लैंड में नेगेटिव एनर्जीज है। तो यदि हम वास्तु कर देते हैं तो वास्तु में हम सबसे पहले, यदि वो खाली प्लॉट का वास्तु करवा रहा है तो हम पहले उसकी लैंड की एनर्जीज को उसकी फेवर में लेकर आते हैं। उसकी लैंड की एनर्जीज को उसके पॉजिटिव करते हैं, जिसे हम ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। ब्रह्म नाड़ी में एक ऐसी, ये वास्तु के अंदर ब्रह्म नाड़ी एक ऐसी विद्या है जिसमें, जैसे आपने सुना है, जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको भोजन एक नाड़ू के थ्रू मिलता है, एक नाड़ी के थ्रू मदर खाती हैं तो एक नाड़ी के थ्रू बच्चे के पेट में भोजन जाता है, और फिर 9 महीने वैसे ही तो उसके बीच में एक संबंध बनता है। उसी प्रकार से भूमि और भवन के बीच में एक संबंध बनाया जाता है, ताकि भूमि की जो लैंड एनर्जीज है वो हमेशा बिल्डिंग में रहने वाले आदमी को मिले, और आदमी जहाँ पर जो भी जातक या जो भी नगरवासी, यहाँ पे शहरवासी या इंडिविजुअल के लिए भी किया जा रहा है, इंडस्ट्री के लिए भी किया जा रहा है, तो भूमि में या भवन में हमेशा करंट बना रहे। हर फ्लोर की एक अलग एनर्जी है, हर फ्लोर पे एक नया अलग इंसान रहता है, तो क्या उस इंसान के हिसाब से वहाँ का वास्तु होना जरूरी है बिल्डिंग में, अपार्टमेंट्स में? नहीं, कि पहले तो वास्तु के अनुसार घर बनना चाहिए, अपार्टमेंट बनने चाहिए। और फिर यदि वहाँ पे जैसे मान लीजिए 18 फ्लोर हैं, 18 लोग रहेंगे, तो हर आदमी की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगी, तो किसी को कौन सा कमरा अलॉट होगा ये तो उसकी डेट ऑफ बर्थ को देख के ही बताया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका, मेरे सामने डेट ऑफ बर्थ ओपन है, ये वृश्चिक लगन की डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें यदि मैं देखूं कि 11th हाउस में नॉर्थ आ रहा है और दूसरे हाउस में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका काम करने का जो जगह है या तो नॉर्थ होनी चाहिए या फिर नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। और आपका जो सोने का शयन स्थल है, चौथे घर में वेस्ट राशि आ रही है और 7वें घर में नॉर्थ वेस्ट आ रही है, तो मैं आपको आपके काम के हिसाब से या तो वेस्ट में सुलाऊंगा या फिर नॉर्थ वेस्ट में सुलाऊंगा। तो ये मतलब कहने का मतलब 18 लोगों का जो हेड ऑफ द फैमिली है वो उनके हिसाब से अलग अलग होगा। लेकिन जो नगर वास्तु होगा वह एक जो वहाँ का मालिक है उसके हिसाब से होगा कि जो प्रोजेक्ट को बना रहा है। अगर कोई जगह पहले घर है और उसको बाद में हम ऑफिस बना दें, उसी घर में हम ऑफिस की तरह काम करने लगे, तो क्या उसका एक अलग वास्तु होता है? 100%, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे ही आप किसी को घर में ऑफिस बना लेते हैं तो अब उसके 2 वास्तु होंगे, ऑफिस का वास्तु अलग होगा और घर का वास्तु अलग होगा। और हमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें एक हमें घर की एनर्जी ऑफिस के लिए, क्योंकि कमर्शियल वास्तु बिल्कुल डिफरेंट है और घर का वास्तु बिल्कुल डिफरेंट है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। घर में आप जो खाना बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं? अपने लिए। अपने लिए। वहाँ पे आपके लिए आपकी मेड खाना बना रही है, आपकी मदर खाना बना रही है या वाइफ खाना बना रही है, तो खाना किसके लिए बन रहा है? आपके लिए बन रहा है। लेकिन यही आप रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए। वहाँ पर खाना आप खुद नहीं खा रहे हैं, वहाँ पर आप खाना लोगों को खिला रहे हैं। तो घर में जब भी किचन होगी तो घर में जो किचन हमेशा साउथ में या फिर नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकती है। लेकिन यदि आपको रेस्टोरेंट में खाना बनाना है तो रेस्टोरेंट अब एक कमर्शियल पर्पस आ गया आपका, तो इसे हम कमर्शियल वास्तु कहते हैं, जहाँ पे आप खाना आप किसके लिए बना रहे हैं? लोगों के लिए बना रहे हैं। और जो रेस्टोरेंट का काम है ये टेस्ट का काम है, जीभ का काम है, तो ये वाटर एलिमेंट का काम हुआ। तो वाटर एलिमेंट का जो जोन है ये नॉर्थ है। तो यदि जहाँ पर हम रेस्टोरेंट में किचन आपकी नॉर्थ में बना दें तो कभी गलती से नमक मिर्च ज़्यादा कम भी डल गया तो भी सामने वाला कस्टमर हमेशा उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। जबकि भारत में 99% ये लोग कहा जाता है कि रेस्टोरेंट हो चाहे घर हो, किचन साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। नहीं, यदि रेस्टोरेंट है तो किचन नॉर्थ में होगा, और यदि आपका घर है तो किचन साउथ ईस्ट में, साउथ में या फिर नॉर्थ वेस्ट में होगा। तो यदि आपके जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप देखेंगे कि किसी का नॉर्थ में किचन है तो आप देखेंगे कि उसका खाना जरूर से ज़्यादा टेस्टी होगा। मैंने अपने वास्तु में कम से कम भी 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट का वास्तु किया है और उनका सभी का जो किचन है मैंने नॉर्थ में बनाया। जबकि उनका फ़ोन भी मेरे पास आया बनाते टाइम कि सर हमें लोग मना कर रहे हैं। मैंने कहा इसको बना कर देखिए, और आज उनके रेस्टोरेंट्स पूरे शहर में धूम मचा रहे हैं। बिना घर तोड़े वास्तु ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है।
वास्तु दो प्रकार से होता है। एक वास्तु को घर से बनाने से पहले आप वास्तु करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर तो बना लिया लेकिन वास्तु की नॉलेज अब उन्हें बाद में आनी शुरू, जैसे आप अभी बता रहे थे कि पहले नॉलेज नहीं थी, अब ग्रेजुअली आने लगी है नॉलेज हर बंदे को, तो अब ज्यादा सोचने लगे हैं वास्तु के हिसाब से ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर किसी ने पहले से बाथरूम बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल किस साइड होना चाहिए सर वॉशरूम? वॉशरूम एक्चुअली में इसकी 3 दिशाएं होती हैं, हाँ। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, हाँ। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, WNW। इन ये 3 जोन ऐसे जोन है जिसे डिस्पोजेबल जोन कहा जाता है। इन्हीं जोन में बाथरूम होता है, तो वह जोन बाथरूम के हिसाब से अच्छा माना जाता है। ओके। नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी ने बना रखा हो तो नॉर्थ वेस्ट में भी वायु का कोना है, वहाँ पे इतना बुरा नहीं है। लेकिन यदि नॉर्थ वेस्ट की जगह उसी के बिल्कुल बगल वाला एक जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पर बना दिया जाता है तो उसके बाथरूम होने के भी अच्छे प्रभाव आपको मिलते हैं। अच्छा, तो अब जैसे किचन है, किचन अगर वास्तु के हिसाब से गलत जगह पे तो क्या हेल्थ इशू होते हैं? 100% बिल्कुल होंगे। किचन यदि नॉर्थ ईस्ट में बन गया तो आदमी का जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहेगा, डिप्रेशन हो सकता है, आदमी ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकता है, आदमी की क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आती है, आदमी को जो थॉट है वो प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाता है, आदमी के सोशल कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, आदमी जो बच्चे हैं वह आलसी हो जाते हैं, उनका माइंड ही काम करना बंद कर जाता है, लोग डिप्रेशन में ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्योंकि नॉर्थ जो ईस्ट है वह वास्तु पुरुष का सिर माना गया है, वास्तु पुरुष का हेड माना गया है, तो कभी भी टॉयलेट या फिर कभी भी किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकती। अब टॉयलेट क्यों नहीं हो सकती और किचन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टॉयलेट आदमी का जो सिर है वहाँ पर बैठ के कोई टॉयलेट करेगा तो आदमी का सिर क्या हो जाएगा, और डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो कि आप मुझे बता देंगे कि अपनी बॉडी का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा अग्नि ईशान कोण में होती है, क्योंकि आदमी का जो सिर है वो हमेशा 24 घंटे क्या करता रहता है? चलता रहता है। तो सबसे गर्मी नॉर्थ ईस्ट में होती है। यदि किसी का भी घर की एंट्री E1 में होगी तो वहाँ पर घर में आग लगने के या शॉर्ट सर्किट होने के जो योग हैं वह ज़्यादा होंगे। इसलिए कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा वॉशरूम होना चाहिए, पानी का झरना होना चाहिए, टॉयलेट नहीं मैं कह रहा हूँ, नहाने का स्थान हो जाना, क्योंकि वो जगह ठंडी रहे तो अच्छा है। वहाँ पे अग्नि नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। वास्तु दोष क्या होता है? वास्तु दोष वास्तु दोष का समझ लीजिए। वास्तु दोष जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वास्तु में आपने वो जगह वहाँ पे स्थापित नहीं की जहाँ पर वास्तु जो विश्वकर्मा जी ने बताया कि वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले कि टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए। टॉयलेट के लिए वास्तु एक्सपर्ट्स में बताया गया कि टॉयलेट हमेशा ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट और ईस्ट में के बीच में एक जगह है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यहीं पे वॉशरूम होना चाहिए। उसके बाद है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यहाँ पे बाथरूम हो सकता है। इसके बाद जो लास्ट जगह आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जगह है, यहाँ पर भी बाथरूम हो सकता है, यहाँ पे टॉयलेट हो सकता है, यहाँ पे स्टोर हो सकता है। यहाँ पर CCTV कैमरे भी नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में किसी ने भी यहाँ पे CCTV कैमरे गलती से लगा दिए तो आप ये मानने के चलिए कि लोगों की नज़र आपके ऊपर रहेगी, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ज़्यादा होगा। आप कुछ भी काम करेंगे लोग आपको ज़्यादा देखेंगे, CBI के छापे, ED के छापे, इनकम टैक्स के छापे आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपका बेडरूम है, आपका तिजोरी पड़ी हुई है, या फिर आप यहाँ पर खुद बैठकर काम कर रहे हैं तो फिर मतलब काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अच्छा काम करने के बावजूद भी कर्जे में आ जाते हैं। मैं इसी पे आ रहा था कि कौन सा वास्तु दोष ऐसा है जो फाइनेंशियली वीक करता है। हाँ, तो यदि आपने साउथ और साउथ वेस्ट में बैठकर आपने अपना ऑफिस बना लिया या अपने घर में तिजोरी वहाँ रख दी और आर्किटेक्ट ने तो कह दिया कि मैं तो साउथ वेस्ट में बनाया जी, आप चेक कर लो, तो आपको तो देखना नहीं आता है और आर्किटेक्ट ने तो वैसे ही उसको कुछ मालूम नहीं है, उन्होंने सीधा उठाया, डिग्री देखी नहीं, साउथ वेस्ट में आपका वो तिजोरी रखने का स्थान बना दिया और वह साउथ वेस्ट ना होकर साउथ वेस्ट निकल गया। जब आपने उसको डिग्री से नापा, ऐसे देखा तो भैया पैसा अब आपके पास नहीं देगा, पैसा आपका चला जाएगा और आपको कर्जे में लेकर आ जाएगा। ऐसे ऐसे स्टेप्स आप उठा लोगे जो आपको नहीं उठाने चाहिए। आप चाहते हो भी आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, आपकी नज़रों के सामने आप अपने आप को बर्बाद करते चले जाओगे। तो दोस्तों यदि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपकी एंट्री आ गई गलती से, अब ये राक्षसों का जोन है, राक्षसों का जोन, हाँ, यहाँ पर एंट्री हो जाए तो घर की लड़कियाँ, घर की फीमेल्स के में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एंट्री हो जाए तो घर के जो बच्चे हैं वो नशे में चले जाते हैं।
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एंट्री हो जाए तो अक्सर यह देखा गया है कि इस तरीके की एंट्री होने से लोगों के ऊपर कोर्ट केस मुकदमेबाजी ज़्यादा होती है, लोगों के ऊपर झूठे केस होना शुरू हो जाते हैं। आप देखो ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आधी जनता तो इस बात से परेशान है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे पर झूठे केस हो रहे हैं। आप देखेंगे मैं जैसे जाता हूँ उनकी एंट्री वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की मुझे मिलती है, ऐसी एंट्री ईस्ट और साउथ ईस्ट। यदि किसी की एंट्री ईस्ट और साउथ ईस्ट की हो जाए तो उनके बच्चे उनसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, उनके हेल्थ इशू फीमेल्स को ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, किडनी में या फिर माइंड उनका प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। ऐसे लोग सोचते ज़्यादा रहते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। और लोग यहाँ पर ये कह देते हैं कि आप अपना वास्तु खुद घर पे कर लीजिए। हाँ। तो मैं दोस्तों ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है क्या? क्या आप अपने घर का आर्किटेक्ट नक्शा खुद बना सकते हैं क्या? क्या आप अपना हार्ट का ऑपरेशन खुद कर सकते हैं क्या? तो फिर आप अपने घर का वास्तु कैसे कर सकते हैं? दोस्तों ये एक वो आसान चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि कुछ तो मैंने लोगों की यूट्यूब देखे कर लिया, कुछ मैंने वीडियो देखकर कर लिया। दोस्तों इतना ही आसान सब कुछ होता तो फिर सब लोग आर्किटेक्ट भी खुद ही बन जाते, लोग अपने हार्ट का ऑपरेशन भी खुद कर लेते। तो दोस्तों जो जिस काम में परफेक्ट है वो काम आप उसी को दीजिए। सर ये क्या यूट्यूब फील्ड में भी होता है क्या कुछ वास्तु? हाँ, मैं यूट्यूब की मैं बात करता हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने पिछले 1 साल से ही, मैं 1.5 साल से करीब इस फील्ड में आया हूँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के फील्ड में आया हूँ। और मेरे से पहले ऐसा नहीं कि मैं पहला वास्तु कर रहा हूँ, इसमें लोग ऐसे भी जो 50 साल से एस्ट्रोलॉजी वास्तु कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5 साल से ही प्रोफेशनली करने लगा हूँ। वैसे मैं 5-7 साल से कर रहा हूँ और 20 साल का वैसे मुझे टोटल एक्सपीरियंस है। आपको जानकर आने होगी कि पिछले 1.5 साल में मेरे कितने फॉलोअर होने चाहिए? 1.5 लाख, 2 लाख, मेरे 20 लाख सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा अकेले यूट्यूब के अंदर हैं और बाकी इंस्टाग्राम पे 1.25 लाख के आसपास हैं, फेसबुक पे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3rd हाउस नेम और फेम का हाउस होता है। इसमें जो राशि होती है उस राशि के जोन में यदि आप अपना सोशल मीडिया का लिंक लगा दें या फिर जितने भी पॉडकास्ट आप कर रहे हैं उस जोन में बैठ के करें, आप अपना कोलाज वहाँ पे बैठ के लगा दें, तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वह जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, मैंने आपको क्या बोला, वास्तु क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप कॉन्शियस माइंड है तो वास्तु सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है कि सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है? सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि कॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड को बस चाहत चाहिए, उसको तो चाहत चाहिए, उसको तो आपके भाव चाहिए, उसको तो ये पता लगना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। वो उसको क्या बोलना है? तथास्तु। यदि आप अपने कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड के साथ में अलाइन कर लेते हैं तो फिर आप एक और एक मिलकर क्या हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो यदि और फिर आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड भी आपके साथ में काम कर रहा है। तो 3rd हाउस में जो राशि बैठी हुई है उस जोन में बैठकर यदि आप अपना यूट्यूब का लोगो, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, अपना कोलाज या ऑनलाइन से संबंधित बैठकर कोई भी काम कर लेते हैं, जितने भी लोगों का ऑनलाइन का काम है, जितने भी ऑनलाइन काम बेचते हैं, क्योंकि 3rd हाउस एयर एलिमेंट का काम है, जितना भी कोरियर का काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, यदि वो भी अपना ऑफिस 3rd हाउस में बना लें तो देखेंगे कि उनका ऑनलाइन का काम दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट सर, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कोई मेल है? एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे किसी प्रकार का बच्चे का जन्म आपको चाहिए, तो मेल और फीमेल का जोड़ तो आपको चाहिए ना चाहिए। बिना एस्ट्रो और वास्तु के तो एस्ट्रो के मतलब वास्तु हो ही नहीं सकता है। आज के डेट में इंडिया में जितने भी लोग वास्तु करते हैं बेसिकली वह एक उसको मेष लगन का मान के करते हैं। जबकि हर आदमी का जो लगन है वह अलग अलग है। आपने देखा होगा या आपने कभी सुना भी होगा कि जितने भी लोग हैं वो आपको ये कहते हैं कि वेस्ट आपकी डियर फुलफिलमेंट जोन है, वहाँ पे आप अपना विजन बोर्ड लगा दीजिए, वहाँ पे आप ये लगा दीजिए या वो लगा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कर्क लगन है और मेरा जो डिजायर फुलफिलमेंट जोन है वो वेस्ट नहीं है, वह नॉर्थ वेस्ट है। तो मैंने अपना जो विजन बोर्ड है, मैं जो काम करता हूँ, अब मैं वेस्ट में बैठ के नहीं करता हूँ, मैं नॉर्थ वेस्ट में बैठ के करता हूँ। आप देखेंगे, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं भारत का सबसे महंगा एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे अगले 6 महीने तक की अपॉइंटमेंट बुक हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्या इंडिया में एस्ट्रोलॉजर नहीं है क्या? क्या इंडिया में और वास्तु एक्सपर्ट्स नहीं है क्या? क्या और इंडिया में न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है क्या? तो मैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं परफेक्टली वही उसी जोन में बैठकर काम कर रहा हूँ जो मेरी इच्छा पूर्ति का जोन है। और आप मेरे ऑफिस में आके देखिएगा, मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये दावा करता हूँ कि आप अपने घर का वास्तु करवाने से पहले एक बार जिस भी वास्तु एक्सपर्ट से आप वास्तु करवाना चाहते हैं उसके ऑफिस को जरूर विजिट कीजिए। आपको ऐसा लगे कि मैं उस ऑफिस में जाकर
मेरा मन शांत हो गया है, एनर्जी, वहाँ की एनर्जी कैसी है। आप कितने भी थके हुए हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे ऑफिस में आइए, आप वहाँ पर 6 घंटे बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कभी आधा घंटा ही हुआ है। आप कितने भी थके हुए आएंगे, जैसे ही मेरे ऑफिस में एंटर करेंगे आपकी थकावट गायब हो जाएगी। और वहाँ पे 3-4 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे बिताने के बाद भी आपको कहीं से ऐसा फील नहीं होगा, कहीं से आपको बोरियत फील नहीं होगी, क्योंकि मेरे ऑफिस की लर्न एनर्जीज़ को मैंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है कि जैसे ही कोई जातक वहाँ पे आता है, वहाँ पे जैसे ही कोई लोग वहाँ पर आते हैं, वो मेरे मुरीद होकर बन जाते हैं। और मेरा वास्तु का काम डबल ट्रिपल दिन रात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी ही एनर्जीज आप मेरे घर में या मेरे ऑफिस में मेंटेन करके जाएं। हर इंसान सिर्फ एक ही चीज के बारे में ज्यादा सोचता है, वो है पैसा। हर बंदा कमाता है पैसा, लेकिन वो पैसा बचता नहीं। क्या इसमें भी वास्तु दोष है? वास्तु का तो इसमें 100% रोल है। आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी, आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का क्या आपस में कनेक्शन है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो सेकंड हाउस है, जो दूसरा भाव है, वह पैसे का घर है, वो पैसे का हाउस है। यदि आप सेकंड हाउस में जो राशि बैठी हुई है, उस राशि वाले जोन में आप पैसा रख देते हैं तो पैसा पट जाएगा ही नहीं, पैसा कहीं खर्च ही नहीं होगा, पैसा आपके पास आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, क्योंकि वो पैसे को कलेक्ट करने का जोन है, पैसा खर्च करने का जोन नहीं है। पैसे को खर्च करने का जोन कौन सा? 12वां घर। ओके। यदि आपने गलती से अपने पैसे की तिजोरी को अपनी एस्ट्रोलॉजी के 12वें घर में रख दिया तो पैसा रुकेगा ही नहीं, आएगा पहले, बाद में लगने के योग पहले बन जाएंगे। ऐसे ही 8वां घर है, वहाँ पे आपने तिजोरी बना दी। जैसे मान लीजिए कि मेरा कर्क लगन है और मेरे 8वें घर में कुंभ राशि बैठी हुई है। कुंभ राशि का मतलब पश्चिम जोन हो गया। यदि मैं अपना जो पैसे रखने का स्थान है पश्चिम में लगा दूंगा तो पैसा एकदम से फटा गायब हो जाएगा। और मेरे वहाँ पे ENE जो 5वां जो सेकंड हाउस है, वहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन है। देखिए ये आप लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल नया है, थोड़ा सा मिलने में दिक्कत आएगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग जितने भी वास्तु एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आप अपना वास्तु खुद से करें, तो भैया इतना आसान नहीं है। इसके ये एक मतलब कि जलता हुआ तंदूर है, इसमें हाथ वो डाले जो तंदूर की रोटियां बनाना जानता है, नहीं तो आप अपना हाथ जला बैठेंगे। तो मैं ये आपको ये कहना चाहूँ, मैं आपको वास्तु सिखाना चाह रहा हूँ, वास्तु को बताना चाह रहा हूँ कि दूसरा जो जोन है, हाउस है, वहाँ पे जो राशि बैठी हुई है, उस जोन में यदि आप पैसा रख देते हैं तो पैसा आपका मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस जोन का काम ही यही है कि जो भी आपके पास चीज आ जाएगी, आप चीज रख दोगे, वो मल्टीप्लाई कर देगा। आप वहाँ पे पैसा रख दो तो पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि आप वहाँ पे कुछ ऐसी रख दोगे जिसको आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए कि दुख, कुछ चीज ऐसी रख दोगे तो वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल से बात करते हैं कि वहाँ पे टॉयलेट बन गया, तो क्या हो जाएगा, पैसा नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, डिस्पोज होना शुरू हो जाएगा, पैसा आपका जाना शुरू हो जाएगा। कोई जो टॉयलेट है उसका काम क्या है, किसी भी चीज़ को डिस्पोज करना, किसी भी चीज़ को आपसे अलग करना, ख़त्म करना, नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे आ जाएगी। आप जैसे मान लीजिए कि आप ऐसी प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर वहाँ पे रख दीजिएगा तो प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लाई होने जाएगी। यदि इसी प्रकार से एक जोन ऐसा भी है कि आपकी प्रॉपर्टी मान लो बिक नहीं रही है, तो अब आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो भी उसका एक अलग जोन है। आप उस प्रॉपर्टी के पेपर को थर्ड हाउस में, थर्ड घर में रख दीजिए। अच्छा, क्योंकि प्रॉपर्टी का घर कौन सा है, 4th हाउस, और प्रॉपर्टी को बेचने का योग कौन सा है, घर कौन सा है, 3rd हाउस। तो आपके 3rd हाउस में जो राशि बैठी हुई है वहां पर प्रॉपर्टी के पेपर रख दीजिए तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे दूर हो जाएगी। ओके। तो वास्तु विश्वकर्मा के पेज नंबर 22 में 23 में इस बात का उल्लेख है कि यदि आपका एयर एलिमेंट का प्लॉट है तो आपके जो देवी देवता हैं उनका जो स्थान भी रेक्टेंगल होगा। ओके। और उन्होंने पेज नंबर 63 में यह भी बताया गया कि किस देवता के कितने पद हैं। तो जो अभी शक्ति चक्र मार्केट में चल रहा है तो वहाँ पर ये कभी नहीं बताया गया कि ब्रह्मा जी के 9 पद हैं, जबकि हमारे वास्तु हम जब करते हैं तो उसमें 45 देवी देवता होते हैं। 45 देवी देवता में सबसे ज़्यादा जो पद हैं ब्रह्मा जी के, जिसे घर का सेंटर कहा जाता है। लेकिन जो चक्रा दिखाया गया है उसमें कहीं पे भी 9 चक्कर 9 पद नहीं बताए गए हैं। और उसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वायव्य कोण को 3-3 पद दिए गए हैं। ओके। और जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है उसको 7-7 पद दिए गए हैं। 7-7 पद दिए गए, जबकि चक्रा में सभी को एक ही बराबर पद दे दिए। तो इसका मतलब वास्तु जो आपका होना चाहिए था वो वास्तु हुआ ही नहीं है। कि फिर आपका अर्थ एलिमेंट का जो प्लॉट होगा वह कौन सा होगा, स्क्वायर शेप होगी। स्क्वायर शेप होगी, हाँ। ओके। और जो फायर एलिमेंट का जो प्लॉट होगा उसकी जो शेप होगी वो ट्रायंगल होगी। ओके। और जो स्पेस एलिमेंट का जो प्लॉट है उसकी जो शेप है राउंड होगी। वाटर एलिमेंट की जो शेप बताई है उन्होंने ऐसे
वेव्स के रूप में बताई है। तो इन्होंने बोला कि वाटर एलिमेंट की शेप है वो वेव्स है, इसलिए हमको कोई शेप नहीं दी गई है। तो 4 अलग अलग प्रकार के ग्रिड वास्तु विश्वकर्मा में दिए गए हैं, वास्तु रत्नावली में दिए गए हैं, जो विश्वकर्मा जी के द्वारा ही लिखे गए हैं, जो मेरे द्वारा नहीं लिखे गए। लेकिन मार्केट में एक ही प्रकार का ग्रिड चल रहा है जिसे शक्ति चक्र कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतनी सारी बातें कहाँ आपको याद रह रही हैं, कहाँ आप एक छोटी सी और आप लोग ये कह देते हैं कि आप अपने घर का वास्तु खुद अपने घर से करना चाहिए। लोग सिर्फ इस बात को कहते हैं कि घोड़े की पेंटिंग साउथ में लगा दीजिए। इतना वास्तु आसान नहीं है मेरे दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि एसी आपको एक बार इजी वे में लोगों को समझाते हैं कि कौन कौन सी चीज, मतलब लिमिटेड जो हर किसी के घर में होती है, वो चीजें कहाँ कहाँ होती है। जैसे पैसे कहाँ रखने चाहिए। देखिए पैसे यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास हमेशा टिक के रहे, तो पैसा रखने की जोन है, पैसा टिका के रखने का जोन कौन सा है? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण या फिर पश्चिम दिशा। इन 3 जगहों पे ही आपकी तिजोरी होनी चाहिए यदि आप नॉर्मल वास्तु करें। मैं डेट ऑफ बर्थ से वास्तु नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ जनरल वास्तु की, कि साउथ ईस्ट में, वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में। लेकिन यदि आपका पैसे रखने का जोन, जैसे मेरा ENE आ रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो मैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पैसा रखता हूँ तो मेरा पैसा मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही किसी का धनु लगन है और मकर राशि मतलब यानी कि साउथ, यदि किसी का धनु लगन है और वह साउथ में पैसे रखता है तो पैसा मल्टीप्लाई होगा। इन जनरल की मैं बात करता हूँ, ये तो डेट ऑफ बर्थ से है। ये डेट ऑफ बर्थ से। यदि इन जनरल की बात करता हूँ तो साउथ ईस्ट में, वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में, और वह गलती से उसने पैसा नॉर्थ वेस्ट में रख दिया तो पैसा तो कभी जिंदगी में टिकेगा ही नहीं। अच्छा, घड़ी कहाँ पे, कौन से साइड मतलब सही है? घड़ी आप किसी भी जोन में लगा सकते हैं। घड़ी आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। यदि घड़ी गोल है, घड़ी की शेप राउंड है, तो घड़ी हमेशा नॉर्थ वेस्ट में लगेगी। नॉर्थ में भी घड़ी गोल शेप की लग सकती है। घड़ी से मेरे को याद है, लोग बोलते हैं, मतलब लोग क्या, घर वाले भी बोलते हैं कि बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। उसका क्या एग्जैक्ट रीजन है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बंद पड़ी घड़ी, देखिए वक्त हमेशा चलता अच्छा लगता है, रुकता अच्छा चलता है, अच्छा लगता है, मतलब चलता ही अच्छा लगता है। वक्त और पैसा, मनी और टाइम और मनी हमेशा चलता रहना चाहिए। तो वक्त कभी रुकना नहीं चाहिए, ना ही वक्त कभी रुकेगा। तो यदि ऐसे ही घड़ी आपके घर में रुक गई है तो आपका वक्त रुक जाएगा। आपका जो समय अच्छा चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो आपकी कुंडली से आप अच्छे रिजल्ट या वास्तु से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसलिए घड़ी कभी भी घड़ी घर में बंद नहीं होनी चाहिए, घड़ी घर में टूटी नहीं होनी चाहिए। यदि घड़ी टूटी हुई है या बंद पड़ी उसे तुरंत ठीक करवाइए, और नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सर, मेंटल हेल्थ और जो लव लाइफ है, इसमें भी कोई वास्तु की वजह से कुछ ऐसा होता है? वास्तु का रोल आपकी लाइफ में कहाँ नहीं है, पहले तो ये बताइए ना। नहीं, है सारी जगह, बट इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं वो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये होता है और इस वजह से ये लव लाइफ और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट देता है। देखिए, हम आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका किसी के साथ में लव लाइफ चल रही है, और आप देख रहे हैं कि आपका लव जैसे ही किसी के साथ में होता है तो वह लड़का या वो लड़की आपके साथ में ना रह के किसी और के साथ में चली जाती है, आपको छोड़ के चली जाती है। ऐसा हम आम सुनते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे हॉरोस्कोप में जो 5th हाउस है वह लव एंड रिलेशनशिप का है। 5th हाउस लव एंड रिलेशनशिप का है। 7th हाउस उसमें स्टेबिलिटी का है। अच्छा। और जो 8th हाउस है वो रिश्तों में ब्रेकअप डालने का है। अच्छा। और इसी प्रकार से मैं 3 जोन मैंने आपको बताए थे, ईस्ट और साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, SSW। यदि आपने गलती से भी अपने जो आपका लवर है या जिससे आपका रिलेशनशिप है उसकी फोटो इन 4-5 जोन में लगा दी जो आपके बुरे जोन हैं, तो वह साथी आपको छोड़ के कौन से जोन है एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत जानते हैं, बहुत मांगते हैं ये। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन, ओके, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ओके, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। सर, झाड़ू जो होती है वो किस साइड रखनी चाहिए? और क्या मैंने एक चीज और सुनी है, क्या झाड़ू को सीधा रखना चाहिए या फिर फ्लैट रखना चाहिए? झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। ओके। और झाड़ू के बारे में बहुत सारे लोग, वास्तु वाले भी लोग नहीं जानते कि झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए। झाड़ू हमेशा वायुव्य कोण में रखना चाहिए, ओके, नॉर्थ वेस्ट में रखनी चाहिए। और झाड़ू को आप एक ऐसा बक्सा बना के रखिए कि जहाँ पर उसके लेटा कर, चाहे वो फूल झाड़ू है चाहे फिर वो तिनके वाले झाड़ू है, वहाँ पे रख देना नीचे चाहिए, कवर कर। तो झाड़ू के ऊपर पाम नहीं आने चाहिए, और झाड़ू इस प्रकार से रखनी चाहिए कि वह किसी को दिखनी नहीं चाहिए। तो यदि आप इस प्रकार से झाड़ू रख देते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वास्तु के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली है, लेकिन मैं अभी जैसे अब दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रहा है, तो उस पे पूछना चाहूँगा कि धनतेरस पे क्या चीज़ करनी चाहिए, दिवाली पे ऐसा क्या चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से लोग
पैसे से, फाइनेंशियली एंड लव लाइफ, उनकी रिलेशनशिप जो अच्छी रहे। और दिवाली पे पूजा जो होती है वो सही तरीके से कैसे की जाती है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, दीपावली 3 दिन मनाई जाती है। हाँ जी। धनतेरस के दिन, जैसे और दीपावली से एक दिन पहले जिस दिन छोटी दीपावली कहा जाता है, और फिर दीपावली जो कि अमावस्या का दिन होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी स्वयं उल्लू पर सवार होकर माँ धरती पर आती हैं, अपने भक्तों को लक्ष्मी जी की बारिश करती हैं, पैसे की बारिश करती है। तो यदि आप भी इस दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या क्या उपाय आपको इस दिवाली पर करना चाहिए, आज आपको मैं बताता हूँ लॉजिक के साथ में। ओके। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस। धनतेरस को धनवंतरी का दिन भी कहा गया है, इसे आरोग्यता का दिन भी कहा गया है। तो जब समुद्र मंथन के दिन, इस दिन धनवंतरी जी आरोग्य का एक लोटा लेकर प्रकट हुए थे। तो इस दिन यदि आप धनवंतरी जी की पूजा करते हैं तो आरोग्यता आपके घर में आती है। जो धनवंतरी जी का जो जोन है आपके घर में नॉर्थ ईस्ट जोन है, वहाँ पे आप धनवंतरी जी का एक पिक्चर लगाइए, धनवंतरी जी की एक फ़ोटो लगाइए, नीले कलर से, ब्लू कलर से आप स्वास्तिक बनाइए। यदि आपके घर में कोई पेशेंट है या कुछ है तो उसकी दवाइयाँ भी आप वहाँ पे रख सकते हैं, और उनकी आरोग्यता के लिए भी धनवंतरी जी से प्रेरित कर सकते हैं। तो जैसा कि धनतेरस के दिन यह भी कहा गया कि आप कोई वाहन लेकर आते हैं, चांदी का सिक्का लेकर आते हैं या गोल्ड का सिक्का लेकर आते हैं, बहुत शुभ होता है, तो यह भी आपके लिए शुभ माना जाता है। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि इस दिन गाड़ी नहीं लेकर आनी चाहिए, कि धनतेरस के दिन लोहा घर पर नहीं लेके आना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी को कभी भी लोहे से नहीं देखा जाता है, गाड़ी को हमेशा शुक्र से देखा जाता है। और यह लोहा नहीं है, यह कुछ लोगों के द्वारा अपनी ही मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं। आप गाड़ी, घोड़ा, नया मकान, कुछ भी धनतेरस को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरस जो दिन है ये विजय का दिन है, यह जय का दिन है। इस दिन आप कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो वह आपको फ़ायदा देगी, मल्टीपल आपका प्रॉफिट करेगी। तो जो लोग आपको ये बातें कह रहे हैं कि लोहा गाड़ी कभी भी लोहा नहीं है, गाड़ी एक शुक्र है, वाहन शुक्र से देखा जाता है। तो इस दिन आप चांदी का सिक्का लेकर घर पे आइए, उसकी पूजा कीजिए, धनवंतरी देवता जी की पूजा कीजिए, आरोग्य होने की पूजा कीजिए। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ छोटी दिवाली की बात। छोटी दिवाली जिसे हम चौदस कहते हैं, चौदस एक अपूर्ण तिथि है। इस दिन कोई भी कार्य किया हुआ कभी भी आपकी लाइफ में पूर्ण नहीं होता है। लेकिन दीपावली से पहले जो छोटी दीपावली आती है, इसे यम का दिन भी कहते हैं। यम का दिन? यम कौन है? यमराज। ओके। तो ये यमराज का दिन भी है। तो जिसको भी अपने लाइफ में अपनी मृत्यु का भय है, उसे लगता है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे को ऐसे ऐसे डरावने सपने आते हैं कि मैं मर ना जाऊं, या मेरे पे किसी ने कुछ कर रखा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताता हूं कि आपको 5 बत्ती वाला एक दीपक लेना है और उसको सरसों के तेल से भर देना है, और उसको साउथ डायरेक्शन, जो कि यम की डायरेक्शन है, रात को सोते समय आपको सरसों के तेल से भरकर वह दीपक 5 बत्ती वाला साउथ दिशा में जलाकर छोड़ देना है, और यम देवता को प्रार्थना करनी है कि मेरी लंबी उम्र की मैं आपसे कामना करता हूँ। यदि मेरे से कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो उसको क्षमा करें, और आप मुझे चिरकाल तक इस पृथ्वी पर रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। यह कहकर आपको दीपक जलाकर छोड़ देना है, और उसके बाद से आपको दीपक को देखना नहीं है, आपको सीधा सोने चले जाना है। और दीपक को इस प्रकार से रखना है कि आपके घर में उस पर किसी प्रकार की क्षति या हानि ना हो जाए। तो आप देखेंगे यदि आपने वह दीपक जला के छोड़ दिया तो उसके बाद से आपको डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे। आपकी जो जान का खतरा आपको खुद को लग रहा था, मरने का भय, डर आपको लग रहा था, तो वह खत्म हो जाएगा। और यदि कोई लोग भी आपको सता रहे हैं, कोई लोग भी आपको धमकियां दे रहे हैं कि मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, या वशी करने कुछ भी कर रखा है, तो भी 14 जो तिथि होती है वह इन तिथियों पे सबसे बड़ी तिथि है कि अब यमराज जी की पूजा कीजिए, यमराज जी का एक दीपक साउथ दिशा में जलाकर छोड़ दीजिए। और ये एक बार ही करना है? एक बार ही, सिंगल दीपावली के दिन किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ लक्ष्मी जी के दिन के बारे में। आपने सुना होगा कि लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है। क्या आपने कभी सोचा कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा अमावस्या की रात को ही धरती पर आती हैं, और दीपावली के दिन जो रात होती है वो कौन सी रात होती है? अमावस्या की रात होती है। जो होली की रात होती है वो कौन सी रात होती है? अमावस्या की रात होती है। तो धरती, जब भी लक्ष्मी जी अमावस्या की रात को धरती पर आती हैं तो अमावस्या की रात को क्या कहा जाता है? नो मून डे। उस दिन मून बिल्कुल नहीं होता, और उस दिन पूरा का पूरा अंधेरा धरती पर होता है। तो अब माँ पृथ्वी जी पर आई हैं, रात को आई हैं, तो उन्हें कौन सा जानवर चाहिए? ऐसा जानवर जिसे रात को दिखता हो। अच्छा, वह जानवर कौन सा है? वह पक्षी कौन सा है? उल्लू।
तो इसलिए माँ लक्ष्मी जी ने अपना वाहन उल्लू को चुना। तो उन्होंने कहा था कि जैसे मैं लक्ष्मी पर यहाँ धरती पर आऊँगी तो मेरे को पूरी धरती का विचरण करना है, तो मेरे को एक ऐसा पक्षी चाहिए जिसके ऊपर मैं सवार होकर अपने भक्तों को निगरानी कर सकूं, अपने भक्तों को देख सकूं। तो उन्हें दिखा कि जैसे वो आई सबसे पहले उल्लू वहाँ पर विचरण कर रहा था और उसकी जो नज़रें थी वह रात के समय ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं। क्योंकि वास्तु के अनुसार यदि आप हर दिवाली पे एक माँ लक्ष्मी जी का वाहन जो उल्लू है वह पश्चिम दिशा में लगाइए, और आप चाहें कि पैसा आपके पर टिका रहे तो विष्णु जी जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, उनका जो वाहन क्या है, गरुड़ है, उनका वाहन गरुड़ को आप नॉर्थ ईस्ट में लगाइए तो आप देखेंगे लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी भी और वह चिरकाल तक, चिरकाल का मैंने लंबे समय तक आपके पास में टिकी भी रहेंगी। तो उल्लू कहाँ लगाना है, पश्चिम में, और गरुड़ कहाँ पे लगाना है, नॉर्थ ईस्ट में। और इसके साथ में सफेटिक का श्री यंत्र यदि आप साउथ ईस्ट में लगा देते हैं अच्छा। तो मोस्टली भारत के जितने भी लोग हैं 90% लोग श्री यंत्र को नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर देते हैं, जबकि श्री यंत्र में 108 त्रिकोण बने होते हैं। कितने त्रिकोण होते हैं, 108, और एक त्रिकोण, एक एक त्रिकोण अग्नि का प्रतीक है। तो आपने कितनी अग्नि नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दी। तो आपके घर में जितने भी श्री यंत्र हैं आप इनको साउथ ईस्ट में स्थापित कीजिए और वहाँ पे कच्ची मिट्टी के दीपक से उनको अभिमंत्रित कीजिए। कच्ची मिट्टी का दीपक, देसी घी का दीपक रोज रात को 8 बजे के बाद आप जला लेते हैं तो श्री यंत्र भी एनर्जाइज हो जाएगा और वो जोन भी आपका एनर्जाइज हो जाएगा और लक्ष्मी माता जी भी आपके ऊपर प्रसन्न लगेंगी। अब बात करते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे की जाती है। यदि आपको दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो एक बात तो आप ये देख लीजिए कि आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा रात को 8 बजे के बाद करनी है। 8 बजे के बाद करनी है? 8 बजे के बाद करनी है। कभी भी अब ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं कि शाम को 5 बजे कर दी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि माँ लक्ष्मी रात को पृथ्वी पर कब आती है, जब अंधेरा हो जाता है। दिन में माँ लक्ष्मी जी आती नहीं है और आप आए, आपने सुबह 11 बजे लक्ष्मी जी का पूजन किया और सो गए, तो भैया आप ये मत सोचना कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। तो इस दिन आप 8 बजे के बाद रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक माँ लक्ष्मी जी का गुणगान कीजिए, माँ लक्ष्मी जी के प्रार्थना कीजिए, माँ लक्ष्मी जी के भजन सुनिए, माँ लक्ष्मी जी की आरती कीजिए। तो देखिए कि जैसे आप पूजा संपन्न होती है तो माँ लक्ष्मी जी की आरती के साथ बोलिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी, हे कुबेर जी, आपको छोड़कर बाकी देवता अपने अपने स्थान पर जाएं और आप लक्ष्मी जी और गणेश जी और कुबेर जी हमारे यहाँ पर लंबे समय तक मेरे पास में रहें। और उस दिन एक फूल झाड़ू लेकर आइए, उस पर हल्दी का तिलक लगाइए और उसको 1 साल के लिए ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपको दोबारा उसको देखे नहीं। अच्छा, 1 साल के लिए, अगली दिवाली तक फूल झाड़ू पक्का लेके आइए। उससे आपको यूज नहीं करना है और आपको उसको छुपा कर रख देना है। और यदि आप उस फूल झाड़ू को नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो वह लक्ष्मी जी आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होना शुरू कर दीजिएगी। उस दिन आप नोटों की गड्डियों से लक्ष्मी माता जी की पूजा कीजिए। नई नोटों की गड्डियां ला के रखिए, अभी से ला के रख लीजिए, बाद में एंड मौके पे मिलेगी नहीं मिलेगी मालूम नहीं है। 100 की, 200 की, 500 की, जो भी नए नोटों की गड्डियाँ 2, 5, 10, 12, 15 अपने पास में सजा के रखिए। हर गुड नोटों की गड्डी पे रोली मोली का तिलक लगाइए और माँ लक्ष्मी की प्रार्थना कीजिए, मैं माँ लक्ष्मी, ये गड्डियाँ अभी तो 15 हैं, ये 1500 होनी चाहिए, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। और फिर नोटों की गड्डियों को रात भर अपनी तिजोरी में रखिए और फिर उनको यूज में लेके आना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी जी का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा कि लक्ष्मी जी की आपकी कोई भी कमी नहीं रहेगी। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपको चाहते हैं कि आपके पैसों की बारिश आप पर हमेशा होते रहिए, तो काम वो कीजिए जो आपकी जन्मतिथि में लिखा हुआ है। तो जैसे भी आपको मैं बताता हूँ कि हर आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसकी जन्मतिथि में उसका भाग्य में लिखा। तो फिर कर्म और भाग्य क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे और आप 1 और 1 11 हो जाएंगे। और भाग्य और कर्म जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो आपकी कुंडली क्या बन जाती है, कर्मी धर्मी बन जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कर्मी धर्मी कुंडली को कहने का मतलब ये होता है कि कर्मी धर्मी कुंडली जब भी बन जाती है तो जब आप विपदा में भी होते हैं तो भगवान स्वयं आपकी सहायता के लिए आते हैं, क्योंकि आप कौन सा काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए देवी देवताओं ने आपको धरती पर भेजा है। और आप यदि भगवान के कहे, अक्सर लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं यह जानने बिना कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। अरे भैया, भाग्य को कोसो तो बाद में, पहले आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। हाँ, मतलब यदि आपके भाग्य में लिखा है और वो आप करें तो फिर आप भाग्य कोसें तो आप मेरा नाम बदल दें। अभी तो आधे लोगों को यही नहीं पता कि उसको मतलब
का लाइफ गोल क्या है, डेस्टिनी क्या है डेस्टिनी क्या है, उनको पता ही नहीं है। हाँ। तो ये भैया एस्ट्रोलॉजी है जो गाइड की तरह काम करती है, जो एक कोच के रूप में काम करती है, जो आपको ये बताती है कि आपका जन्म किस लिए होगा, पूर्व जन्म में आपने क्या पाप करके आए हैं और आपका प्रायश्चित करने के तरीके क्या हैं। हाँ। और आप अपनी गलती माने, उस देवी देवता के पास जाएं जो आपको सबसे पहले माफ़ करने के लिए आपके बिचौली का काम करेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, मान लीजिए आपकी किसी से दुश्मनी है और वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो और आपको उससे रास्ता निकालना, तो क्या करेंगे? हाँ, किसी और के थ्रू बीच में बंदा डालेंगे। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपका अति मित्र देवता कौन सा है, आपका ऐसा देवता कौन सा है जो आपका बिचौली का काम करेगा, जो आपकी उस देवता से, जिससे आपकी दुश्मनी लास्ट पिछले जन्म में आपने उसके किसी जानवर को मार दिया गलती से, आपने उसके किसी आदमी को मार दिया गलती से, जाने जाने में हो गया, और उस जन्म में आप उस गलती को भुगत रहे हैं, तो कौन सा देवता है जो आपकी बिचौली की भूमिका अदा करेगा। तो वह देवता हम आपको बताते हैं, वह पौधा हम आपको बताते हैं, वह आपका पशु हम आपको बताते हैं, हम आपका पक्षी आपको बताते हैं कि ये सब लोग आपकी बिचौली की भूमिका अदा करेंगे। लेकिन फैसला कौन करेगा? आप ही करोगे। फैसला ऊपर वाला करेगा। आप ही करोगे। आपको जब पता चल जाएगा तो आप फैसला करोगे। नहीं, ऊपर वाला करेगा, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को भुगता है, एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में उतारा है, आज मैं लोगों को ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु मेरे ब्लड के अंदर है। और मैं इसके जिस प्रकार से भगवान ने मेरी सुनी है, मैं चाहता हूं कि भगवान आप सबकी सुने। और जिस प्रकार से मैंने अपने आप को अमीर बनाया है, मैंने अपने आप को कर्जों से बाहर निकाला है, मैंने अपने आप को कैंसर जैसी महाबीमारी से अपने को बाहर लेकर आया हूं, और मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम सपनों को पूरा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि यदि भगवान ने ये मेरे को मौका दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे पास हैं, जो भी जातक मेरे पास हैं, उन सबके सपनों को मैं पूरा करने में उनकी मदद कर सकूँ, जिससे मेरे को भी सुकून मिलेगा और मैं भी भगवान को कह सकूँगा, हे भगवान, मैं तेरा एक बार नहीं 2 बार धन्यवाद बोलूँगा। पहला तो सामने वाले की ज़िंदगी संवार दी है, और दूसरा सामने वाला मेरे को थैंक यू बोल रहा है, इससे कहीं ना कहीं मेरे कर्मा भी, मेरा भाग्य भी अच्छा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम भारतवर्ष के लोग, जिनमें इतने बड़े बड़े ऋषि हमारे साथ हुए हैं, तो हम एक विश्व गुरु के रूप में पूरे वर्ल्ड पे राज करें। यदि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की देन हमें मिली है, तो इसका पूरा फ़ायदा हम भारतवंशी, हम जहाँ पर भी रहें, हम राज करें, हम राजा नहीं महाराजा की तरह जिए। तो सर, एक और चीज़ मेरे को आपकी बहुत पसंद आई है, जो आपने बताया कि आप कोर्स लेके आए हो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का। मतलब खुद भी बंदे वो कोर्स सीख के और अपने घर का वास्तु कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आप जाइए, ज्वाइन कीजिए यार। मतलब मेरे को इतनी सारी चीज़ सीखने को मिली, आपको कितनी सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कभी पॉडकास्ट में, और तरीके की बातें करते हैं। मेरे को अभी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी दोनों चीज़ें रह गई हैं, अभी तो सिर्फ वास्तु के बारे में हमने इतनी बात की, और ये तो जो 2 टॉपिक हैं वो इतने ज़्यादा डीप हैं, जिसके बारे में मुझे लग रहा है बात भी खत्म नहीं होगी जल्दी से। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।